नोटबंदी के खिलाफ टीएमसी सहित कई विरोधी पार्टियों ने संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला। विरोधी दल के नेताओं ने ज्ञापन भी राष्ट्रपति को सौंपा। इस मार्च में टीएमसी के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस और आम आदमी पार्टी के अलावा एनडीए के सहयोगी दल शिवसेना के नेता भी मौजूद रहे। हालांकि मार्च में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हुए, लेकिन उनके सांसद भगवंत मान ने इसमें शिरकत की। तो वहीं इसका नेतृत्व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने की। हमारा देश में प्लास्टिक इकोनॉमी का नहीं है। हमारा देश में प्लास्टिक इकोनॉमी कैसे होगा? 14% में क्रेडिट कार्ड का ये नहीं है। प्लास्टिक इकोनॉमिक तो उधर में होता है जिसको मैकेनिज्म है। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एटीएम की नई परिभाषा रच डाली गई है। ममता ने कहा कि एटीएम का मतलब अब ऑल टाइम मनी नहीं, बल्कि आएगा तब मिलेगा हो गया है। राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी लोकसभा में नोटबंदी के मामले में स्थगन प्रस्ताव लाएगी। ज्ञापन में नेताओं ने राष्ट्रपति से केंद्र सरकार से बात करने की अपील की है, जिससे देश में हालात सामान्य बनाए जा सकें। नोटबंदी पर मचा घमासान संसद से लेकर सड़क तक दिखाई दे रहा है और अगर आने वाले दिनों में भी आम आदमी की मुश्किलें कम नहीं हुई तो विपक्ष सरकार को घेरने के लिए और ज्यादा सशक्त नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। नोटबंदी के फैसले पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मोदी सरकार पर एक बार फिर बोला हमला, फैसले की नीयत पर उठाए सवाल। मायावती ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। कहा कि काले धन पर रोक के फैसले में राजनीतिक हित नजर आता है और इसका पर्दाफाश होना चाहिए। मायावती ने इसके लिए जेपीसी जांच की मांग तक कर दी। केंद्र की सरकार का ये फैसला काले धन पर अंकुश लगाने के लिए कम है और ये जो फैसला इनका राजनीतिक स्वार्थ से भरा हुआ हमें ज्यादा नजर आता है। इसका पर्दाफाश होना चाहिए और ये इसका पर्दाफाश फिर जेपीसी से ही हो सकता है, क्योंकि फिर सही तथ्य उनके सामने आएंगे। राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान मायावती ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर भी निशाना साधा। जेटली से इस बड़े मुद्दे पर बयान देने की अपील की। मैं समझ सकती हूँ कि ये पूरे देश में गरीबों की, मेहनत कश लोगों की, मध्यम वर्गीय लोगों की दुख तकलीफों को ये समझते हैं। मैं बहुत ध्यान से मैं इनको नोट कर रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी कि ये काफी मुझे दुखी लगते हैं चेहरे से भी। हालांकि मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी काले धन के खिलाफ है, लेकिन इस फैसले का समर्थन वो बिल्कुल नहीं करती। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ गौरव अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। 500 और 1000 के नोटबंदी के बड़े फैसले के बाद सरकार लगातार उन कारणों पर भी विचार कर रही है और एक्शन ले रही है जिससे कालाधन पनप रहा है। दिल्ली में स्टेट बैंक की 11 शाखाओं में, इसके साथ तमाम बैंकों में नोट बदली के समय इंक लगाई गई, जिससे लोगों की पहचान की जा सके। ऐसे लोग जो बार बार लाइन में लगकर काले धन को सफेद करने में जुटे हुए हैं, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया जैसे तमाम सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट बैंकों में इंक लगाने का काम शुरू हो चुका है। इसके साथ ही अब सरकार का प्लान ये भी है कि इसके बावजूद कोई तीसरा तरीका काले धन को सफेद करने में लगता है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। बैंकों की लंबी लंबी लाइनों में संदिग्धों की पहचान की जाएगी। पूछताछ के बाद जानकारी जुटाकर उस पर भी कार्रवाई करने का सरकार प्लान बना रही है। सरकार का ये मानना है कि बैंकों में लंबी लंबी लाइनों में वो लोग भी शामिल हैं जो काले धन को सफेद करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में इंक हाथ में लगने से वो लोग लाइन से हट जाएंगे, लोगों को उससे सुविधा मिलेगी और काम सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। आरएसएस के मानहानि के केस में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज भिवंडी कोर्ट में हुए पेश, कोर्ट ने दी जमानत। आरएसएस मानहानि मामले में आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भिवंडी कोर्ट में पेश हुए। 2014 के लोकसभा चुनाव के प्रचार दरमियान राहुल गांधी ने भिवंडी में एक मीटिंग ली थी। इस मीटिंग में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ है। इसके बाद स्थानीय आरएसएस कार्यकर्ता ने भिवंडी कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान आज राहुल गांधी सुबह 10 बजे ही कोर्ट में पहुंच गए। उनके साथ कोर्ट में बड़े कांग्रेसी नेता भी मौजूद थे। सुनवाई के दौरान आरएसएस ने कोर्ट में कहा कि वो मामला वापस लेने के लिए तैयार है, पर राहुल गांधी पहले माफ़ी मांगे और कहें कि ऐसी गलती फिर नहीं होगी। लेकिन राहुल गांधी ने माफ़ी मांगने से इनकार किया। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि वो सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहे हैं।
लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस इस पूरे मसले का राजनीतिक फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासके के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज नेशन, भिवंडी। आरएसएस की ओर से दायर मानहानि के मामले में अदालत में तो राहुल गांधी एक प्रतिवादी के तौर पर हाजिर हुए थे, लेकिन अदालत से बाहर आते ही उनके सुर एक बार फिर से एक राजनीतिज्ञ के हो गए। अदालत से बाहर आने पर अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि ये कानूनी लड़ाई वो गांधी जी की सोच के लिए लड़ रहे हैं और उन्हें अब एक कदम भी पीछे हटना गंवारा नहीं है। इस मौके पर राहुल ने मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले की भी आलोचना की। आपके जेब से पैसा निकलवाया जा रहा है और उन्हीं उद्योगपतियों को ये पैसा दिया जाएगा। आप देख लेना, लिख के ले लो मुझसे। नरेंद्र मोदी जी, आपका सब पैसा उन्हीं 15-20 उद्योगपतियों को देंगे, देख लेना। राहुल गांधी के लिए यह मौका एक तीर से दो शिकार करने का था। एक ही मन से वो आरएसएस और मोदी सरकार दोनों को ललकारते नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भिवंडी। भोपाल में नए करेंसी नोटों से रिश्वत मांगने का मामला सामने आया। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों ने बोर्ड की कर्मचारी से ही मांगी थी रिश्वत। देश में सबसे पहले 500 रुपए का नया नोट भोपाल में लॉन्च किया गया। इसकी चर्चा सब जगह हुई, लेकिन अब भोपाल एक नए मामले के चलते चर्चा में है। दरअसल भोपाल में नई करेंसी में रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। भोपाल के माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 3 अधिकारियों ने अपने ही महकमे की महिला कर्मचारी से 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी और ये बात 1 लाख रुपए पर जाकर ठहरी। इतना ही नहीं, पैसे न देने पर ये अधिकारी महिला कर्मचारी की कार भी हड़प करना चाहते थे। महिला ने लोकायुक्त में शिकायत की, जिसके बाद इन्हें ट्रैप कर लिया गया। महिला कर्मचारी की शिकायत के बाद लोकायुक्त ने तीनों अधिकारियों को रंगे हाथों ट्रैप कर लिया, लेकिन नए नोट आने के बाद रिश्वत मांगने का ये पहला मामला भोपाल में खूब चर्चा का सबब बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। आलोचनाओं की परवाह किए बिना जनार्दन रेड्डी ने अपनी बेटी की शादी शाहाना तरीके से की। जहां नोटबंदी के बाद देश में कई शादियां या तो रद्द हुई या फिर साधारण तरीके से मनाई गई, लेकिन खनन कारोबारी और कर्नाटक बीजेपी के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी की बेटी की शादी पर नोटबंदी का कोई असर नहीं दिखा। शादी के लिए विजयनगर अंपायर का सेट बनाया गया था और करीब 50,000 लोगों को शादी का निमंत्रण पत्र दिया गया था। कर्नाटक बीजेपी और कांग्रेस के सभी आला नेता भी दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने पहुंचे। वहीं एनएसयूआई ने इस शादी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि जनार्दन रेड्डी ने इस शादी में कालाधन खर्च किया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि शादी के जरिए जनार्दन रेड्डी एक बार फिर से कर्नाटक की राजनीति में कदम रख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज नेशन, बेंगलुरु। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की किडनी हुई फेल, दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रहा है इलाज। किडनी फेल होने की जानकारी सुषमा स्वराज ने खुद ट्वीट कर दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि किडनी फेल हो गई है, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए टेस्ट किए जा रहे हैं। मैं भगवान कृष्ण से दुआ मांगती हूं कि जल्द सब ठीक हो। सुषमा स्वराज को 7 नवंबर को एम्स में भर्ती कराया गया था। वो पिछले कई दिनों से सेहत संबंधी समस्याओं से जूझ रही थी। एम्स के डॉक्टरों का भी कहना है कि जल्द उनकी किडनी ट्रांसप्लांट की जाएगी। सुषमा स्वराज का ट्वीट सामने आने के बाद कई राजनेताओं ने ट्वीट कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज नेशन, दिल्ली। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज के भारत आने की खबर। सरताज अजीज भारत में होने वाले हार्ट ऑफ एशिया समिट में हिस्सा ले सकते हैं। भारत के साथ चल रहे तनाव को कम करने के लिए पाक प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज भारत के दौरे पर आ सकते हैं। अमृतसर में 3 दिसंबर को होने वाले हार्ट ऑफ एशिया समिट, जिसमें सरताज अजीज शामिल हो सकते हैं। खबर पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से है। उरी हमले के बाद सरताज भारत आने वाले पाकिस्तान के पहले नेता होंगे। सीमा पर जारी तनाव को लेकर सरताज अजीज ने कहा कि एलओसी पर भारत की ओर से उकसावे वाली फायरिंग की जा रही है। सरताज अजीज ने एक बार फिर सीमा पर गोलीबारी की घटना को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने की धमकी भी दी है। पाकिस्तानी मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सरताज अजीज का कहना है कि भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता नई दिल्ली की पहल पर ही निर्भर करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट देव कुमार चौबे के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन।
बॉर्डर फायरिंग के बीच बॉर्डर पर एक दिन बिताने के बाद आज बॉलीवुड स्टार नाना पाटेकर बीएसएफ हेडक्वार्टर पहुंचे और उन्होंने बीएसएफ के शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि के बाद नाना पाटेकर बीएसएफ स्कूल में बच्चों के बीच पहुंचे, जहां बच्चों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इसके बाद नाना जवानों के साथ मुलाकात करने पहुंचे। जवानों से मुलाकात करने के बीच नाना पाटेकर की मुलाकात शहीद गुरनाम सिंह के परिवार से हुई। शहीद गुरनाम सिंह की माता, दादा और भाई बहन ने नाना से मुलाकात की। इस दौरान नाना ने उनके बेटे की बहादुरी के लिए पूरे परिवार को सलाम किया। यहां से नाना सांबा में बीएसएफ की बटालियन हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां उन्होंने बॉर्डर पर पाकिस्तान से लोहा ले रहे बीएसएफ जवानों से मुलाकात की। इस दौरान बीएसएफ जवानों ने नाना पाटेकर से कई सवाल भी किए, जिनका नाना ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। वहीं जाते जाते नाना पाटेकर ने बीएसएफ जवानों से वादा किया कि वे बॉर्डर पर आकर उनका हौसला बढ़ाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। करनाल में शादी का जश्न गोलीबारी की वजह से मातम में तब्दील हो गया। इस दौरान हुई फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई। करनाल में हॉस्पिटल के बाहर सिर पीटती ये महिला और दहाड़े मार मार कर रो रहे ये लोग अपनी दास्तां बता रहे हैं। कुछ देर पहले ये सभी शादी के जश्न में डूबे हुए थे। करनाल के सावित्री लॉन में शादी की रस्म के दौरान खुशी का माहौल मातम में तब्दील हो गया। आरोप है कि देवा ठाकुर और डिगाट की तरफ से चलाई गई गोली में दूल्हे के परिवार की एक महिला समेत 4 रिश्तेदारों को गोली लगी, जिसमें दूल्हे की मौसी की मौत हो गई। जानता है कौन है वो, ठीक है। उनके साथ उनके गनमैन थे, असला साथ था पूरा, ठीक है। उन्होंने गाना लगवाया है और गाना लगवाते उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी, ठीक है जी। यहाँ बैठे आगे ये कुर्सियां लगी थी, यहाँ बैठे हुए इनमें 3 बंदों को गोली लगी है। बताया जा रहा है कि शादी में करीब 100 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई गई। करनाल पुलिस ने देवा ठाकुर और उसके सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ धारा 302 और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। शादी पार्टियों में फायरिंग रोकने को लेकर प्रशासन तमाम तरह के दावे करता है, लेकिन करनाल से आई इस खबर ने उन तमाम दावों को खारिज कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ शीरीन, न्यूज़ नेशन।